नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, संघ परिवार अक्सर अखंड भारत की बात करता रहता है। हाल में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत ने कहा था कि अगले 10-15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। अखंड भारत यानी एक ऐसा देश जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, यहाँ तक कि थाईलैंड भी शामिल होगा और तिब्बत भी शामिल होगा। अब ये अखंड भारत कैसे बनेगा और बन भी सकता है, नहीं बन सकता है, ये अपने आप में प्रश्नों के घेरे में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये अखंड भारत का विचार आया कहाँ से, कब आया, किसने गढ़ा और कैसे ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे में शामिल हो गया। या फिर अखंड भारत एक पूरी कल्पना है, इसका कोई वजूद नहीं था और ना हो सकता है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, अखंड भारत के बारे में। और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। तो अब 10-15 साल की देर है, फिर आप अखंड भारत के नागरिक होंगे प्रोफेसर पुनियानी। खैर, इसके इतिहास में जानने के पहले मुझे एक उसकी जो टिप्पणी देना चाहूंगा कि जहाँ भी संघ परिवार, आरएसएस, मोहन भागवत जैसे अल्ट्रा नेशनलिस्ट, उग्र राष्ट्रवादी होते हैं, वो ज्यादातर ऐसे बहाने बनाकर पड़ोसी देशों को अपने वर्चस्व के अंदर लाना चाहते हैं। ये मेरी राय है और इसका हमने उदाहरण यूरोप में भी देखा है कि जब जर्मनी में इस प्रकार की विचारधारा थी तो उन्होंने भी पहले यही कहा कि अरे इतिहास में वाइमर जो था उस समय तो पोलैंड भी हमारे अंदर था, चेकोस्लोवाकिया भी इस जर्मनी में था, तो हम फिर से वापस उनको ले आते हैं। तो उनके तरीके ने तो जो दुनिया में बर्बादी की वो पूरा हम सब देख रहे हैं। और वैसे देश की सीमाएं जो हैं, अब ये तो हम पहले समझना चाहें कि देश की सीमाएं कोई अनादिकाल से इस प्रकार से नहीं है। जैसे पहले हमने इस सीरीज में चर्चा की है, जब आर्य लोग आए थे तो उस समय कोई इस प्रकार की बाउंड्री नहीं थी। उसके बाद फिर अलग राजा आते रहे और उनकी जो सीमाएं थी, जैसे मैं खुद का अनुभव बताऊं तो इतिहास जब स्कूल में पढ़ता था तो हर चैप्टर के साथ नए राजा के साथ नई बाउंड्री दिखती थी कि इसका ये एक बाउंड्री थी। तो राजाओं की बाउंड्री तो कोई इस प्रकार से डिफाइन नहीं थी। ये तो पिछले 200-300 साल की प्रक्रिया है जहाँ ये बात आई। अब जैसे दक्षिण एशिया की बात की जाए तो दक्षिण एशिया का भी ये जो भाग है, इसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा दुनिया में थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की थी, जिसको मेसोपोटामिया में मेलुहा के नाम से जाना जाता था। और यहाँ से और मेसोपोटामिया में व्यापार होता था, यहाँ की चीजें वहां जाती थी, उसका उल्लेख है। अब जहाँ तक भारत का सवाल है, भारतवर्ष का सवाल है, इसका उल्लेख हमारे महाभारत में और पुराणों में निश्चित रूप से मिलता है। और इसकी शुरुआत जो थी उसमें कई जगह कहा गया कि समुद्र से लेकर तो हिमालय तक ये भारत है। और ये केवल भौगोलिक रूप से नहीं है, ये सामाजिक और धार्मिक रूप से उसकी एक परिकल्पना की गई थी। और ये परिकल्पना की गई थी जो यहाँ इस नस्ल के संस्थापक भरत के द्वारा जो की गई थी, उसके आधार पे इसको भारत कई बार कहा गया। अब मुझे एक बड़ी इसमें रोचक बात देखने को मिली कि जैन परंपरा में इसे नाभि वर्ष भी कहा जाता है। नाभि वर्ष यानी क्या? जो भरत के दादाजी थे उनके नाम पर, उनका नाम था नाभि, नाभि के आधार पर भी उसको एक ये कहा जाता है। फिर और आगे चलते हैं तो मनुस्मृति पे आते हैं, तो मनुस्मृति में इसका उल्लेख किया गया है आर्यवर्त के रूप में। अब आर्यवर्त की सीमा जो थी वो विंध्या के नीचे कल्पना उस समय नहीं थी, क्योंकि उस समय का समाज इसी प्रकार से था। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इसका उल्लेख जम्बू द्वीप के नाम पर भी आया है और ये वैदिक वेदों में उसका भी उल्लेख है। और मुझे आश्चर्य भी हुआ और अच्छा भी लगा कि जम्बू द्वीप का मतलब है जहाँ जामुन के झाड़ ज्यादा हो। तो खैर, जामुन हम में से कईयों को अच्छा लगता है, तो जम्बू द्वीप की कल्पना वहां से की गई थी। और सबसे ज्यादा जो प्रचलित दो शब्द आए, एक शब्द आया हिंद। हिंद ये जो पर्शिया, ईरान, सिंध के उस जी। तरफ थे, उन्होंने कॉमन इरा के पहले भी इसको हिंद कहा।
बाद में उसको स्थान जोड़ दिया और हिंदुस्तान शब्द वो जो कहा, ये सब सिंधु नदी के अपभ्रंश डेरिवेटिव्स के रूप में आए हैं। और ये हिंदुस्तान शब्द यहाँ के लिए बहुत प्रचलित रहा और इसमें पूरा वो भाग नहीं था जिसकी कल्पना भागवत जी कर रहे हैं। ये जैसे मुगल वंश ने, उसके पहले के मुसलमान राजाओं ने में ज्यादा शब्द जो प्रयोग किया था इस धरती के लिए वो था हिंदुस्तान। अब बाद में अंग्रेज आते हैं और पहले भी जो ग्रीक और रोमन में इसी इंडस के डेरिवेटिव के नाम पर इंडिया शब्द आया था और वो अंग्रेजों ने उस शब्द को ज्यादा इस्तेमाल किया। दुनिया में ये भाग इंडिया के रूप में जाना लग गया। तो आखिर में जब संविधान सभा में बात आई तो तीन संविधान के डिबेट में काफी बाद में आया, पहले तो बहुत सारी चर्चाएं हो गई, बाद में जब इसका नामकरण की बात आई तो तीन नाम उसमें स्पर्धा में थे, एक इंडिया और एक हिंदुस्तान। ठीक है, तो उसके पहले भी हमने देख लिया कि जहां तक यहाँ सिंधु नदी का सवाल है, सिंधु सभ्यता ज्यादा जानी जाती थी, उसके आधार पे देश के नाम को भी ज्यादा जाना जाता था। और इसमें दो राजा हुए हैं जिनका साम्राज्य काफी विस्तृत था, जो आज के पाकिस्तान के भी बाहर जाता था। एक सम्राट अशोक और दूसरे औरंगजेब। सम्राट अशोक का उत्तर पश्चिम की तरफ ज्यादा था और औरंगजेब ने विंध्या के बॉर्डर्स को क्रॉस करके दक्षिण में बहुत आने की कोशिश की। और ये भी आपको बता दूं कि पहले जितने भी राजा महाराजा साम्राज्य हुए, ज्यादातर सिलोन का कहीं उल्लेख नहीं है, ज्यादातर दक्षिण भारत के किनारे का उल्लेख नहीं है, बर्मा का उल्लेख तो है ही नहीं और असम को भी उसमें कम देखा गया है। तो ये इस एरिया को अलग अलग राजाओं ने राज किया। और अब आज़ादी के आंदोलन के दौरान, जैसे हमने पहले चर्चा की, आज़ादी के आंदोलन के दौरान जय हिंद का नारा भी बहुत प्रचलित हुआ। आज़ादी के आंदोलन के दौरान भारत माता की जय भी प्रचलित, उस समय चलते थे। तो संविधान सभा में इसमें डिबेट हुआ और उस डिबेट के आने के पहले एक और बात आपको बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जो मेरे ख्याल से संविधान के रिलीज होने के 3-4 साल पहले जो पूरे देश में घूमते थे, तो उन्होंने खास तौर से यही कहा कि जब मैं इंडिया में घूमता हूँ तो मैं भारत की आत्मा को भी देखता हूँ, इंडिया को भी देखता हूँ। और ये एक आधार था कि जब इसमें डिबेट हुए तो हिंदुस्तान शब्द को तो नहीं कंसिडर किया गया और इंडिया, क्योंकि दुनिया भर में जाना जाता है, इंडिया दुनिया भर में जाना जाता है और भारत, यहाँ के कई लोग उसको उस प्रकार से संबोधित करते हैं, इसीलिए कहा गया इंडिया दैट इज भारत। पर ये तो खैर हमारी आज़ादी की मुख्य धारा के आधार पे आया। अब जो भागवत जी का जो प्रवाह है वो तो मुख्य धारा में था नहीं, अभी तो खैर सबसे बड़ी धारा वही है, पर वो उस समय कहीं थे नहीं। तो वो भारत, अखंड भारत की कल्पना उन्होंने अपने आप में की। और एक यहाँ मुझे एक बड़ी खतरनाक बात याद आती है, वो ये कि गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, उनका भी एक ये लक्ष्य था कि अखंड भारत बनना चाहिए। और अखंड भारत को कहाँ तक ले जाएंगे वो कोई इस प्रकार की बात तो है नहीं, इसको मैं आगे यहाँ ऐड दो करूँ। सवाल हैं, यहाँ दो सवाल हैं। एक तो सवाल ये है कि अखंड भारत का आपने कहा कि जिक्र है शास्त्रों में, महाभारत रामायण वगैरह में। अखंड भारत का नहीं है, भारत का है। भारत का है। तो ये अखंड भारत का जिक्र कहीं नहीं है, अखंड अखंड भारत भारत का जैसी जिक्र कोई कहीं नहीं है। चीज अतीत में नहीं थी। नहीं, आपने पहले शायद गलती से कह दिया होगा, लेकिन अखंड भारत कहीं नहीं था। तो क्या कहीं नहीं। इसकी वजह ये थी कि ये जो अखंड भारत की कल्पना आई, क्या जो आपने जर्मनी का उदाहरण दिया, वेमार स्टेट की, वहीं से ये भी, चूंकि वो आइडियोलॉजी भी वहां से उठाई गई है, तो ये भी वहीं से आइडिया आया है क्या? हो सकता है, क्योंकि देखिए कि आरएसएस जो बना वो 1925 में बना और उसी दौरान हिटलर भी अपने उभार पर था। उसने भी अपने देश की कल्पना जो की थी वाइमर रिपब्लिक और उसके पहले के राजाओं के आधार पे, उसके पड़ोसी देश जो पहले जर्मनी से जुड़े हुए थे उस आधार पे उन्होंने कल्पना की। और यहाँ जो भारत, पहले भारत की कल्पना तो थी, भारत की कल्पना थी, पर इसको उन्होंने इस रूप में देखा जाना चाहिए कि यहाँ हिंदुओं का राज होना चाहिए और जो पड़ोसी देश हैं वो भारत के, यहाँ के हिंदुओं के नियंत्रण में होना चाहिए। इसलिए इस विचारधारा ने हमेशा अखंड भारत की बात की और उसके अलावा किसी ने नहीं की। ये बात भी इसको मैं आपको क्लियर कट करना चाहता हूँ कि आज़ादी के आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस हो तो उन्होंने जय हिंद का नारा दिया, भगत सिंह हो तो उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और अम्बेडकर तो खैर पूरे आंदोलन से एक समांतर रूप से अपने विचारों को विकसित कर रहे थे।
और उन्होंने संविधान सभा में जो इस प्रकार के प्रस्ताव को रखा कि ये इंडिया दैट इज भारत, क्योंकि इंडिया हम दुनिया में जाने जाते हैं और भारत यहाँ के कई लोगों की कल्पना के में मूर्त रूप से है। इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं कि पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल कब और किसने किया, कहाँ से ये जन्मा विचार? देखिए, मैंने बताया कि भारत का उल्लेख तो महाभारत में भी है और अखंड वेदों में भारत, भी है। अखंड भारत का तो ये तो आरएसएस की विचारधारा से ही आया है। इसके पहले अखंड भारत का उल्लेख कहीं नहीं है। जैसे अशोक ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया और अफगानिस्तान के पार भी हो गया, तो भी उसने जो उस समय तो जम्बू द्वीप का शब्द का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। और औरंगजेब ने जो दक्षिण में विस्तार किया, विंध्या के नीचे दक्कन, दक्कन एक अलग प्रदेश के रूप में जाना जाता था, तो दक्कन में उसने राज किया, तो उसने भी इसको हिंदुस्तान कह के संबोधित किया। और ये जो अमीर खुसरो हैं, इसका भी यहाँ उल्लेख कीजिए। 13वीं शताब्दी के आसपास जो अमीर खुसरो थे, उन्होंने हिंदुस्तान के प्रति वफादारी की बात सबसे पहले बार की। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, जिसको आज हम पैट्रियटिज्म कहते हैं, उस बात का उल्लेख उन्होंने 13वीं शताब्दी में किया, और वो थे अमीर खुसरो। हिंदुस्तान के प्रति लगाव, इसको एक अच्छे देश के रूप में प्रस्तुत करना, ये अमीर खुसरो का काम था। और अखंड भारत का उल्लेख कहीं नहीं है, सिर्फ आरएसएस, गोडसे टाइप, इनकी विचारधारा के अलावा कहीं नहीं मिलता ये। क्या इस पर कोई रिएक्शन भी देखने को मिलते हैं? उस समय जब ये अखंड भारत की बात करते थे तो आज़ादी के आंदोलन में के जो प्रमुख नेता थे उन्होंने कभी रिएक्ट किया है? कुछ ऐसे संदर्भ मिलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस समय जो आज़ादी के आंदोलन के प्रमुख नेता जैसे गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, पटेल हो, वो सब भारत की बात कर रहे थे, इंडिया की बात कर रहे थे, और ये शब्दों का प्रयोग उन्होंने भरपूर मात्रा में किया। केवल आरएसएस के लोग ही थे जो, क्योंकि अब सवाल दूसरा क्या था कि अब देश में जो अंग्रेजों ने प्रक्रियाएं शुरू की, उससे एक प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति से बंटवारे की बात आई, पार्टीशन की बात आई, तो मुस्लिम सांप्रदायिकता तो चाहती थी कि उनका एक अलग देश बने, और हिंदू सांप्रदायिकता, आरएसएस हिंदू महासभा चाहती थी कि देश तो ये हिंदू रहेगा और उसके अंदर आपको दुय्यम दर्जे के नागरिक के रूप में रहना है। इसलिए इनके अलावा अखंड भारत का उल्लेख किसी ने भी नहीं किया। क्या ये जो इतने बड़े भूभाग को अखंड भारत बनाना चाहते हैं, इसका आधार क्या है दरअसल? क्या ये एक कभी, जैसा आपने कहा, ये कभी था ही नहीं, तो क्या ये जहां जहां हिंदू धर्म नाम की चीज कभी थी, उन इलाकों को अखंड भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं? अब ये भी धर्म के आधार पे भी कहना मुश्किल है, क्योंकि काबुल, कांधार, इन क्षेत्रों में तो पहले जो फैला अशोक के कारण, वो बुद्ध धर्म था, फैला था। वहां भी इस प्रकार के कोई हिंदू धर्म के फैलने का कोई, ये सवाल बहुत अच्छा है, पर वहां भी इस प्रकार से जो ब्राह्मणी हिंदू धर्म, वास्तव में इनकी कल्पना तो उसके चारों ओर घूमती है, तो वहां इस प्रकार का कोई ये नहीं था। ये तो एक, मुझे लगता है, विस्तारवादी राष्ट्रवाद, उसकी एक अभिव्यक्ति ये मोहन भागवत कर रहे हैं। तो आपको मतलब मैं ये समझना चाह रहा था कि आखिरकार किन आधारों पर ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं? सिर्फ एक तो आपने कहा कि विस्तारवाद, कि जितना बड़ा मुल्क फैला सके फैलाया जाए और उसी से हमारी ताकत दिखेगी, और चूंकि उस भूभाग में हिंदू ज्यादा होंगे तो उनका प्रताप बढ़ेगा। क्या यही धारणा है बस, या कुछ और दूसरे आधार भी खोजे गए हैं? इसका और कोई भी आधार, किसी प्रकार का आधार नहीं है, क्योंकि देखिए, देश कई बार भाषाओं के आधार पे बने हैं, कई बार भौगोलिक सीमाओं के आधार पे बने हैं, और उसमें जो भौगोलिक सीमा का जो लिमिटेशन था, एक तरफ हिमालय था, दूसरी तरफ समुद्र थे। अब जो खुला एरिया, तो वो एक सिंध के आसपास का था, सिंध नदी के आसपास का था, तो उसमें भी हिंदू धर्म का कितना प्रचार हुआ, ये इस प्रकार से निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, क्योंकि एक सम्राट अशोक ही थे जिन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, और सम्राट अशोक तो बुद्ध धर्म को फैला रहे थे, और उनकी भी कल्पना बहुत इसके बारे में स्पष्ट थी। तो कुल मिलाकर ये कि अखंड भारत जैसी कोई चीज ना अतीत में थी और ना ही इस पूरे शब्द का इस्तेमाल आज़ादी के आंदोलन में किसी दूसरे ने किया। केवल संघ है और संघ परिवार से जुड़े लोग इस
एक कपोल कल्पना को जीवित रख रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं और लोगों में भ्रम फैला रहे हैं कि इस तरह का देश कभी बन सकता है, जो कि संभव नहीं दिखता, क्योंकि इस तरह के देश बनाने जाएंगे तो पता नहीं एक विश्व युद्ध करना पड़ेगा और उस विश्व युद्ध के अंजाम कुछ उसी तरह के होंगे जो यूरोप में हुआ, जो हिटलर का हुआ, जो जर्मनी का हुआ, जो यूरोप का हुआ। तो ये एक खतरनाक प्रवृत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए अखंड भारत को। इसको कोई एक स्वागत योग्य परिकल्पना नहीं माना जाना चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए कि यूरोप में भी सभी देशों की बाउंड्रीज पहले काफी स्पष्ट थी। बाद में यूरोपियन यूनियन के रूप में आके उन्होंने अपनी बाउंड्रीज और वहां लगने वाली आर्मी को कम किया, उनके विकास की दिशा बढ़ गई। अब खैर आज हालात थोड़े उससे विपरीत जा रहे हैं, उन्होंने करेंसी को भी यूरो करेंसी कर दिया। और आप दक्षिण एशिया में भी देखिए तो जो सार्क का एक्सपेरिमेंट था, साउथ एशियन कोऑपरेशन वाला, जहाँ हेल्थ, टूरिज्म, एजुकेशन के बीच में कोऑपरेशन हो रहा था, मुझे लगता है अखंड भारत की तो बात ही नहीं करना चाहिए। बात करना चाहिए पड़ोसी देशों से दोस्ती, पड़ोसी देशों से व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, टूरिज्म में विकास, और उस माध्यम से लोग ऑटोमेटिकली फिर उस परिस्थिति में आते हैं कि जहां आपको पाकिस्तान जाने के लिए वीसा की जरूरत नहीं है, बांग्लादेश जाने के लिए वीसा की जरूरत नहीं है। तो मैं उस प्रकार की एक कल्पना कर रहा हूँ। मैं भी जो बात जी, कह रहा हूँ कि पड़ोसी देशों में दोस्ती होना चाहिए, और यूरोपियन यूनियन ने एक मॉडल हमको दिखाया है, वो मॉडल हमारा होना चाहिए। हिटलर का मॉडल हमारा नहीं हो सकता, हमारा नहीं जी, होना चाहिए। हमारा मॉडल यूरोपियन यूनियन का होना चाहिए, जहाँ हम पड़ोसियों से मोहब्बत करें और उनके संबंध सुधार के अपनी सीमाओं की जो तीव्रता है, उग्रता है, फौजों को वहां लगाना है, उसको कम करें। जी। लेकिन मैं आपको गालिब चचा का एक शेर सुनाना चाहता हूँ। हमको जी, उनसे है वफ़ा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी, इस अखंड भारत के पूरे अतीत वर्तमान को समझाने के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।